Good morning, class 10th. Hope you are doing very well. So, this is chemical reaction and equation of standard 10th. तो हमने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी और ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो एक देखा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए एक एक रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, when two or more elements or compounds combine to form a single product। मतलब जो रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे, दो रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे, दो रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे, उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान से, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स टू गिव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होगा, जो एक कंपाउंड है जैसे कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट, ये ब्रेक हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा और आपको देगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। दिस इज, ये सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्टेंट था और ये टूट गया, मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट गया। सो दिस इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। जैसे कि यहाँ पे आयरन सल्फेट था, ठीक है, आयरन सल्फेट अगर हम इसको गर्म करेंगे ना तो आयरन सल्फेट और यहाँ से जो वाटर वेपर है वो 7 वाटर वेपर ये बाहर चला जाएगा, ये एवापोरेट करके बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो फाइनली हमको मिलेगा आयरन ऑक्साइड, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अगर हम इसको गर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, इसका कलर ब्लू होता है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर सल्फेट और जो 5 वाटर मॉलिक्यूल थे ये एवापोरेट करके एटमॉस्फेयर चला जाएगा और इसका जो कलर निकल के आएगा वो व्हाइट होगा। यहाँ पे जैसे इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल थे इसलिए इसका कलर ब्लू था, मगर यहाँ पे इसको गर्म करने के बाद जैसे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए और हमको सिर्फ कॉपर सल्फेट मिला और इसका जो कलर है, इसका कलर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही रहेगा। ठीक है। अगर इसको हम और ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट था और कितने सारे प्रोडक्ट आपको मिले। ठीक है। और नेक्स्ट आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। इसे कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये हमको देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। सो यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट एक था और प्रोडक्ट 2 हो गए। सो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, क्योंकि रिएक्शन तो खुद नहीं हो जाता, उसके लिए तो कुछ कैटलिस्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो बिना कैटलिस्ट के मदद के अगर हम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर होगा और कहीं कहीं पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हमने 3 हिस्सों पे बांटा है। सबसे पहले आता है फोटोलाइटिक, दूसरा है थर्मल डीकम्पोजिशन और जो तीसरा होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस।
सो फोटोलाइटिक, फोटो मतलब सनलाइट, तो यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, तो यहाँ पे हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगा तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। एंड दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो ये आपकी वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बारी है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्मल का मतलब हीट, तो यहाँ पे हीट, आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये आपको देगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो आपको देगा कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपको देगा। देन बारी आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। जब वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। या फिर कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे और उसी लिक्विड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये टूट जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा एक डिवाइस है उसमें होता है, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर ये ग्लास का बीकर होता है जिसमें एक होता है कैथोड जो नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा होता है एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक वोल्टामीटर। हमने यहाँ पे इसके अंदर पानी ले लिया है, थोड़ा सा पानी ले लिया है, और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब हमने डाल दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तब क्या होगा, जो करंट है वो पॉजिटिव एंड से यहाँ से पॉजिटिव एंड से करंट ऐसे पास करेगा। ठीक है, करंट ऐसे करके ऐसे पास करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएगा। ये साइड हो गया पॉजिटिव साइड आपका, और ये जो साइड हो गया आपका नेगेटिव साइड। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव को पास करेगा। ऐसा करने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, जो वाटर है, वो आपका टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो हाइड्रोजन है होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका नेचर पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन का नेचर नेगेटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैथोड है ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन है पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑपोजिट चार्ज हैं तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन इसी टेस्ट ट्यूब में हमको मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे बहुत ही कम है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन हमको यहाँ पे ज़्यादा मिला और ऑक्सीजन यहाँ पे हमको बहुत ही कम मिला। ठीक है,
तो फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिवनेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये है कि हमने मेटल को ऐसे ऐसे लिस्ट में हमने इसको अरेंज किया है। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, स्टर्नम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हमने मेटल को कुछ ऐसा अरेंज किया है जिसमें क्या होता है, जो सबसे रिएक्टिव होता है वो ऊपर रहेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ऊपर रहेगा, और जो कम रिएक्टिव है वो उसके नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके आता जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है दैट इज योर पोटेशियम, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है दैट इज योर प्लैटिनम। ठीक है, तो ये होता है कुछ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हमने क्या किया है, जो मेटल होते हैं हमने उनको सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेके सबसे कम रिएक्टिव तक हमने उसको ऐसे अरेंज किया है, टॉप से बॉटम। जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जो रिएक्टिवनेस होता है, वो नीचे से थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो वो कम होता जाएगा। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड। अगर आप नीचे ऐसे ऐसे करके जाओगे तो रिएक्टिवनेस ऑफ द मेटल वो क्या होगा, थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दूसरा रिएक्शंस।